नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है जीपीबी 312 जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो हम चर्चा करेंगे वो आज इसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस के अंदर हम इसके अंदर देखेंगे कि हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है और हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद में जिसकी जो कंटिन्यू क्लास आएंगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये हमारे थ्योरी के अंदर भी इसका काम हो जाए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी हमारे इससे कोई भी टॉपिक छोटे नहीं। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो हमारे दोनों तरफ से इसका फायदा हो जाएगा और इस तरह से हम दोनों तरफ से इसका यूटिलाइजेशन यानी उपयोग कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। सॉरी, सबसे पहले हम देखते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार का अर्थ क्या होता है, क्योंकि अगर हमें किसी चीज का शुरुआती चीज यानी उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता है तो उसके बाद में उसके अंदर की चीजें हमें समझ में कम आ पाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बौद्धिक संपदा का अर्थ क्या होता है। तो जनरली जो आईपीआर, इसको शॉर्ट में किस नाम से लिखा जाता है, आईपीआर लिखा जाता है। आईपीआर का अर्थ क्या होता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अर्थ अलग समझेंगे और राइट्स का अर्थ अलग समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अर्थ क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक संपदा का अर्थ होता है व्यक्ति के विचारों यानी कि व्यक्ति की जो सोचने की जो अभिव्यक्ति होती है उसके आधार पर या उसके मन में उठने वाली अवधारणाओं के आधार पर जब व्यक्ति नई खोज करता है या नई आविष्कार करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बौद्धिक संपदा कहते हैं। यानी बौद्धिक का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, हमारा स्वयं का मस्तिष्क होता है। यहाँ पर जो बौद्धिक शब्द लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल, या फिर हम कह सकते हैं बौद्धिक जो शब्द लिखा है, बौद्धिक शब्द का अर्थ है कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क में उठने वाले विचारों के आधार पर, मस्तिष्क में उठने वाले अवधारणाओं के आधार पर, मस्तिष्क में उठने वाले विचारों के आधार पर, अवधारणाओं के आधार पर और उसके सोचने की क्षमता के आधार पर जब कोई व्यक्ति नई खोज करता है, नया आविष्कार करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बौद्धिक संपदा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, बौद्धिक संपदा नाम देते हैं। और जब उसी नई की गई खोज या आविष्कार का उपयोग जब समाज कल्याण के लिए या मानव कल्याण के लिए किया जाता है और उसके बाद में जो उसको जो राइट्स दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, उन राइट्स को हम क्या नाम देते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार नाम देते हैं। और यही हमारा मेन होता है, अर्थ होता है, बौद्धिक संपदा अधिकार का अर्थ होता है। जैसे हम इसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे हम बात करें बीटी कॉटन की, किसकी बात करें, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन की बात करें तो बीटी कॉटन की जो खोज है वो भारत के अंदर बात करें इसी वाटा के द्वारा की गई थी। और आज वर्तमान में देखा जाए जैसे ही बीटी कॉटन की खोज होती है, बीटी कॉटन के बाद में जो कॉटन इंडस्ट्री के अंदर जो क्रांति आई है, या फिर हम कह सकते हैं कॉटन इंडस्ट्री के अंदर जो कच्चे माल की पूर्ति है वो बीटी कॉटन के द्वारा की जा रही है। और इसके द्वारा जो पूर्ति की जा रही है वो एक क्रांति का रूप यानी रिवोल्यूशन का रूप ले चुकी है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। क्योंकि सीडी माई ने अपने सोचने की क्षमता के आधार पर, अवधारणाओं के आधार पर, विचार के आधार पर किसकी खोज की थी, बीटी कॉटन की खोज की थी। और इसका जैसे ही उपयोग किया जाने लगा मानव कल्याण और समाज कल्याण के लिए, तो वैसे ही जैसे जैसे इनका उत्पादन बढ़ने लगा वैसे ही इसका खोज करने के बाद में मानव का कल्याण स्वतः होने लगा और समाज का कल्याण स्वतः होने लगा। क्योंकि जैसे जैसे लोगों को कच्चे माल की पूर्ति ज्यादा होती गई वैसे वैसे उनसे जो भी नई चीजें बनने लगी, कपड़े हो गए, हमारे बिस्तर हो गए, वस्त्र हो गए, इन सभी की पूर्ति होने लगी। तो अल्टीमेटली उनसे हमारा कल्याण हुआ, हमें उससे फायदा हुआ। और उसके बाद में जो भी उनको अधिकार दिए गए थे कि हम इस आईपीआर के अंदर जो अधिकार दिए गए थे कि हम आईपीआर के तहत आपको ये प्रावधान देते हैं कि आपको इसमें से इतना प्रतिशत, या हम कह सकते हैं कि आर्थिक सहायता जो सीडीमाई को मिली थी वो एक तरह से उनके लिए वो आविष्कार के फलस्वरूप उनको जो दिया गया था, जो अधिकार था, वो क्या था, उनको आर्थिक सहायता प्राप्त होने लगी थी। ठीक है ना। और उसके बाद में हमने इंडिया में कभी नहीं सुना कि सीडीमाई के अलावा और किसी दूसरे वैज्ञानिक ने भी बीटी कॉटन की खोज की गई। तो ये आईपीआर या बौद्धिक संपदा अधिकार होता है जो ये दो काम करता है। पहला तो जो कोई भी व्यक्ति होता है वो नई खोज करता है तो उसको एक आर्थिक सहायता तो प्रदान करता है, साथ ही साथ में यह अधिकार भी देता है कि उसके जैसा कोई वो नया प्रोडक्ट नहीं बना सकता या उसका जो फॉर्मूला वो कोई चुरा नहीं सकता। अगर चुरा लेता है तो उसके तहत वो इसको जो अधिकार दिया जाता है उस अधिकार के तहत वो उस पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। ये हमारे क्या कहलाता है, तो बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाता है। तो बौद्धिक संपदा का अर्थ क्या होता है और उसका किस प्रकार से उसको अधिकार दिया गया है वो हमने एक एग्जांपल के द्वारा समझे। अब हम इसके अंदर इसके पाठ्यक्रम को डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर अल्टीमेटली हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है ना, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आईपीआर के अंदर सबसे पहले हमें देखना है आईपीआर के अंदर हमको क्या क्या चीजें देखनी है। तो सबसे पहले हमें देखना है इसका अर्थ, यानी कि अर्थ हमने देखा, अभी जो मैंने बताया था वो इसका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद में इसकी हमको क्या देखनी है, परिभाषा देखनी है, डेफिनेशन देखनी है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखनी है। उसके अलावा हमको देखना है इसके अंदर आईपीआर में आईपीआर से संबंधित प्रमुख संधियां कौन कौन सी है, ट्रीटी कौन कौन सी की गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो हम संधि की बात करें तो इसके अंदर हमको 3 संधियां देखनी, कौन कौन सी। नंबर फर्स्ट देखते हैं माद्रिद संधि, या इसी को क्या बोलते हैं, माद्रिद प्रोटोकॉल। ठीक है ना, ये दोनों एक ही नाम है, माद्रिद संधि और माद्रिद प्रोटोकॉल। माद्रिद कहाँ पर स्थित है, तो ये माद्रिद एक जगह का नाम है और उस जगह ये माद्रिद स्पेन की राजधानी है। स्पेन के अंदर एक जगह है जहाँ उसको क्या कहा जाता है, माद्रिद कहा जाता है। और माद्रिद के अंदर ये प्रोटोकॉल होता है, किसके लिए होता है, आईपीआर के लिए होता है। इसी कारण इसको आईपीआर प्रोटोकॉल कहा जाता है, माद्रिद प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हमको देखना है क्या, बर्ने कन्वेंशन। किसके बारे में देखना, बर्ने
कन्वेंशन के बारे में देखना हो, बर्ने कन्वेंशन कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। स्विट्जरलैंड के अंदर एक जगह का नाम है बर्ने, और वहां पर कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन का अर्थ होता है समझौता होता है, उसी समझौते को क्या कहता है, बर्ने कन्वेंशन कहा जाता है। इसके बारे में भी हमको देखना है। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 होगा इसके अंदर बुदापेस्ट संधि। बुदापेस्ट संधि और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हंगरी एक देश का नाम है, और हंगरी की जो राजधानी है या हंगरी के अंदर एक शहर है बुदापेस्ट, वहां पर ये संधि होती है। तो किसके ऊपर होती है, आईपीआर के अंदर होती है। तो ये आईपीआर से रिलेटेड हमको 3 संधि के बारे में देखना है। पहला महाद्वीप प्रोटोकॉल, नंबर 2 हमको देखना बर्ने कन्वेंशन, और नंबर 3 पर हमको देखना है बुदापेस्ट ट्रीटी। इन तीनों के बारे में हमको देखना है, ठीक है। सबसे पहले हमको नाम याद होना है, बुदापेस्ट हंगरी में है, बर्ने स्विट्जरलैंड में, और महाद्वीप स्पेन के अंदर होता है, ठीक है ना। उसके बाद में हमको देखना है आईपीआर के अंदर हमको नेक्स्ट देखना है कि इसके अंदर जब भी हम नया हमने कोई भी खोज की है, नया आविष्कार किया है, अब उसका उत्पादन होने लगेगा, उत्पादन होगा तो उसका क्या होगा, अल्टीमेटली व्यापार होगा। और जब भी व्यापार होता है तो व्यापार के अंदर 2 चीजें होती है, कुछ तो देखते हैं अपना फायदा देखते हैं, और कुछ देखते हैं कि सामने वाले को अगर फायदा हो रहा है तो उसको हम किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए व्यापार पर निगरानी रखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, यानी कि किसी देश के अंदर व्यापार हो रहा है तो वो आपस में लड़े झगड़े नहीं, अगर कोई भी नोकझोंक हो गई तो उससे वो निपटारा कर सके। अगर किसी देश के अंदर ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो वो दूसरे जो गरीब देश है उनको वो सहायता मुहैया करवाए। तो इन सभी चीजों के लिए व्यापार पर निगरानी रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाया गया, वो संगठन का नाम है GATT। जो पहला जो संगठन है व्यापार पर निगरानी रखने वाला वो है GATT। इसका पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रेड होता है, ठीक है ना। ये जो गेट है ये 1945 के यानी कि वर्ल्ड वॉर जो सेकंड होता है उसके बाद में इसकी उत्पत्ति होती है, और ये 1995 तक काम करता है। और 1995 के बाद में इसकी जो गेट की जो स्थापना होती है, गेट को विस्थापित कर दिया जाता है किसमें, WTO, यानी कि जो WTO है वो इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो उरुग्वे राउंड के द्वारा होता है। उरुग्वे राउंड किसका अंदर आता है, तो वो गेट के अंदर आता है, ठीक है ना। तो गेट का विस्थापित करके किसका निर्माण किया गया, WTO का निर्माण किया गया। इसको भी हम पर्टिकुलर अलग सेशन में देखेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद में हमें इसी के अंदर पढ़ना है गेट। जब हम गेट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तब इसके अंदर हम देखेंगे TRIBS, ठीक है ना। ट्रिप्स के बारे में देखेंगे, एक हम देखेंगे विपो के बारे में, ठीक है ना। तो जब हम गेट पढ़ेंगे तब इन तीनों के बारे में देखेंगे, WTO, ट्रिप्स और विपो के बारे में देखेंगे। और इसी के साथ हम देखेंगे यहाँ पर UPOV। हालांकि UPOV अलग है, ये हमारे वेराइटी से डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये टर्म है, इनका सभी का फुल फॉर्म भी हम देखेंगे, तो ये पांचों के पांचों टर्म के बारे में हमको पता होना चाहिए, और इनको हम एक ही साथ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आईपीआर के अंदर हमें ये 4 चीजें एक सेशन के अंदर देखनी है। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो आईपीआर होगा, अर्थ डेफिनेशन, और इसके जो भी छोटे मोटे जो भी चैप्टर होंगे वो सब हमें देखना है। उसके बाद में ट्रीटी देखनी है कि आईपीआर से रिलेटेड कौन कौन से ट्रीटी की गई, संधि की गई, वो देखना है। उसके बाद में जब भी व्यापार होता है तो व्यापार पर मॉनिटरिंग के लिए या निगरानी रखने के लिए नोकझोंक न हो जाए, व्यापार किस प्रकार से चल रहा है, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, उन सारी चीजों के लिए जो निगरानी रखने का काम करता है वो ये सभी करते हैं, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हमको देखना, ठीक है ना। और इसमें भी मेन रूप से WTO के बारे में हमको देखना, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा आईपीआर के बारे में फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीन छोड़ लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं आईपीआर के अंदर कि जैसे ही नया आविष्कार हो गया तो उसकी हम सुरक्षा किस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीन छोड़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अंदर हम देखते हैं इसकी सुरक्षा, यानी कि जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको कि मान लीजिए कोई भी नया आविष्कार किया गया किसी व्यक्ति के द्वारा या नई खोज की गई है। अब जैसे ही उसकी खोज की जाती है तो कई लोगों की आदत होती है कि वो चुराना चाहते हैं, यानी कि उसकी हम कॉपी कर ले या किसी प्रकार से वो फॉर्मूला हमारे हाथ लग जाए तो हम उस फॉर्मूले की सहायता से हम भी नया माल बना सकते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें, जैसे ये हालांकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन आईपीआर जो है वो ओवरऑल सभी के लिए काम करता है, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार हर एक सेक्टर के लिए काम करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए करता है, डिफेंस सेक्टर के लिए अलग करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अलग करता है, या हम कह सकते हैं स्पेस सेक्टर के लिए अलग काम करता है। तो सभी सेक्टर के लिए अलग अलग काम करता है और अलग अलग ट्रीटी इसके लिए की गई है। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें अमेरिका और रूस, अमेरिका के द्वारा जो फाइटर जेट बनाए जाते हैं उनकी कॉपी कौन करता है, चीन करता है, यानी कि रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा वो उनकी कॉपी कर लेता है। इसीलिए आईपीआर के प्रोटोकॉल के तहत इनको कड़ी कानूनी कार्रवाई के द्वारा इनको गुजरना पड़ता है। अगर कोई भी देश उन चीजों को चुरा लेता है या आविष्कार को चुरा लेता है या जो भी फॉर्मूला होता है उसको चुरा लेता है तो उनको कड़ी कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है और हो सकता है उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है। तो इसकी सुरक्षा के लिए जैसे हम बात करें आईपीआर की सुरक्षा के लिए, आईपीआर की सुरक्षा के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने आविष्कार किया है या नई खोज की है उस पर क्या ले सकते हैं, हम पेटेंट बना सकते हैं। यानी कि पेटेंट एक पर्टिकुलर देश का भी होता है और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर भी पेटेंट होता है। तो हम क्या सबसे पहले क्या ले सकते हैं, पेटेंट ले सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई खोज की है, किसी की भी खोज की है, तो मैं उसके नाम पे क्या ले लेता हूँ, पेटेंट ले लेता हूँ और उस देश की गवर्नमेंट क्या मुझे पेटेंट दे देती है। तो वो
उस जो मैंने खोज की है उसके सारे अधिकार मेरे पास आ जाते हैं। और अगर मेरा का जो प्रोडक्ट मैंने बनाया था उसी का जैसा हूबहू कोई नया प्रोडक्ट कोई दूसरा बना लेता है तो मैं उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ, उसके अंदर मैं कानूनी कार्रवाई की तरह उसको सजा भी हो सकती है। तो वो पेटेंट लेने से हमें सुरक्षा मिल जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार हम पहला पेटेंट लेकर हमारे प्रोडक्ट की हम सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट, ये ट्रेड सीक्रेट का अर्थ क्या होता है, तो ट्रेड सीक्रेट का अर्थ होता है व्यापार, और सीक्रेट का अर्थ हो जाएगा कि यहाँ पर छिपा हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम उदाहरण की बात करें तो जो कोका कोला कंपनी ये पेय पदार्थ बनाती है, कोका कोला नाम से होता है। कोका कोला है विश्व की सबसे, हम कह सकते हैं पेय पदार्थों में सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन जो पेय पदार्थ बनाने के लिए जो कोका कोला बनाने के लिए जो फॉर्मूले का जो यूज किया जाता है वो अभी तक किसी को पता नहीं, यानी कंपनी के अलावा किसी को पता नहीं, यानी उसके भी एक दो जो उसके जो मालिक है उन्हीं को पता है, इसके तो किसी अलग एम्प्लॉय को पता नहीं। तो हम ये भी कर सकते हैं ट्रेड सीक्रेट, यानी जो भी हमने नया प्रोडक्ट बनाया उसका फॉर्मूला हम किसी को दिखाए नहीं, यानी गवर्नमेंट को बिना बताए हम अपना व्यापार कर सकते हैं, पेटेंट भी नहीं ले उसके लिए, और हम क्या ले सकते हैं, ट्रेड सीक्रेट ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, कॉपी राइट्स ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपी राइट्स के तहत हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे हम किसी भी चीज के अगर ऊपर कॉपीराइट ले लेते हैं तो वो चीज उस पर वो कॉपीराइट जैसे लग जाता है तो वो चीज आगे उसके बाद में ग्रो नहीं कर पाती। जैसे उदाहरण की बात करें तो हम जैसे आज डिजिटल जमाने में जिए तो डिजिटल जो टाइम है अभी इसके अंदर कॉपीराइट की बहुत सारी चीजें आती है, क्योंकि कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की कॉपी कर लेते हैं, तो उनके ऊपर हम कॉपीराइट का अधिकार लगाकर उनकी चीज को वहीं रुकवा सकते हैं और उनको वहीं ग्रो करने से हम रोक सकते हैं, और साथ ही साथ में उनको कानूनी कार्रवाई के तहत उन पर हम सजा भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉपीराइट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हो सकता है हम डिजाइन, एक होता है डिजाइन। अब ये डिजाइन भी हमारे जो सर्टिफिकेट दे रखी है वो दे रखी है इंडस्ट्रियल डिजाइन, यानी कि हम इस प्रकार से हमारा जो फॉर्मूला है या जो भी हमारा आविष्कार है उसकी डिजाइन हम इस प्रकार से करें कि उसे लोग कोई चुरा नहीं सके या उसे चोरी करना इतना सरल नहीं हो। तो वो उसकी डिजाइन हम इस प्रकार से करें कि हमारा जो भी फॉर्मूला है या जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो रेयर चांस में लोगों के पास में उपलब्ध हो सके, तो वो हमारा एक तरह से डिजाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आईपीआर की सुरक्षा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आईपीआर की सुरक्षा कर सकते हैं। अब ये हो गया आईपीआर की सुरक्षा हो गया, और हमारा जो प्रोडक्ट था वो उसका प्रोडक्शन भी होने लगा और वो व्यापार भी होने लगा और दूसरे देशों में पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद में वहां पर क्या होता है, तो पर्टिकुलर किसी देश के द्वारा अगर जैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई भी, जैसे हमने बीटी कॉटन बनाया, अब जैसे ही किसी भी देश के अंदर बीटी कॉटन की खेती की जाती है तो खेती करने के दौरान क्या होता है, तो वह बीटी कॉटन का हानिकारक प्रभाव वहां की जो स्थानीय प्रजातियां होती है, जंगली प्रजातियों पर कितना हानिकारक प्रभाव डाल रहा है, तो उससे रोकने के लिए भी सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट दो चीज बनाई गई है, तो उनके बारे में भी इसके अंदर हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो अगला जो हमारा होगा वो होगा सीबीडी और एक हो जाएगा हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, वो ये कहां पर होगा, भारत के अंदर होगा, ठीक है ना। तो यानी सीबीडी यानी कि इसका पूरा नाम होता है कन्वेंशनल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता संरक्षण के लिए अपनाया गया समझौता, और एक हो जाएगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, कहां पर, भारत के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इन इंडिया का कौन सा एक्ट हो जाएगा, तो 2002 के अंदर जो एक्ट बनाया गया था इसके अंदर भारत के अंदर क्या क्या प्रावधान रखे गए थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके अंदर क्या क्या प्रावधान रखे गए थे कि जब भी हम किसी भी नई पादप प्रजाति को इस्तेमाल करते हैं तो उसका जंगली प्रजातियों स्थानीय प्रजातियों पर क्या क्या उसका हानिकारक उपयोग होता है या दुरुपयोग होता है या उन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो वो हमें इसके अंदर देखना है। और अगर ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है तो उससे हम प्रतिबंधित भी कर सकते हैं, किसके तहत, सीबीडी के तहत। तो ये सीबीडी के बारे में भी हमको पढ़ना है, और एक हमको पढ़ना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के बारे में पढ़ना है भारत के अंदर। उसके 20 आईची लक्ष्य भी रखे गए थे, वो जब हम पूरा सीबीडी पढ़ेंगे तब वो हमारे इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हमको देखना है प्रमुख अधिकार। प्रमुख अधिकार के अंदर हमें किस किस के अधिकार देखने हैं, राइट्स देखने हैं, तो पर्टिकुलर हमें किसान के अधिकार देखने हैं, किसान के अधिकार देखने हैं कि किसान को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, कि अगर उसके पास में कोई वो नई किस्म बनाता है स्वयं, या फिर अगर वो कोई भी कृषि कार्य कर रहा है, कृषि कार्य के दौरान अगर उसको गलत चीज उपलब्ध हो जाती है तो उसको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं कि वो उस चीज के जाके खिलाफ शिकायत कर सके, तो वो किसान के अधिकार हमको देखने हैं। उसके बाद में हमको प्रजनक के अधिकार देखने हैं, प्रजनक को कौन कौन से अधिकार दिए गए, ब्रीडर्स जो नई किस्म बना रहा है उसको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं कि उसको कोई उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करे, या फिर हम कह सकते हैं अगर वो गलत चीज बना लेता है तो उसे हम सही समय पर रोक सके, तो उसको भी क्या क्या अधिकार दिए गए, तो वो हमारे प्रजनक अधिकार हो जाएंगे। एक हो जाएगा अनुसंधानकर्ता, अनुसंधानकर्ता के क्या क्या अधिकार है, अनुसंधानकर्ता के क्या क्या अधिकार है, यानी कि कोई भी रिसर्च का काम कर रहा है तो वो रिसर्च का काम सही है या नहीं है, वो एनवायरमेंट के लिए सही है या नहीं है, इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि मानव के लिए वो सही है या नहीं है, तो उसको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और उसको रोकने के लिए हमें क्या अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो इन तीनों अधिकारों के बारे में हमको देखना, ठीक है ना। उसके अलावा नेक्स्ट चर्चा करें, इसके अतिरिक्त हम आईपीआर के अंदर देखना है क्या, एक देखना है हमको टीके के बारे में, टीके का अर्थ क्या होता है, टीके के बारे में देखना है, और एक देखना है जीआई
टेक, ठीक है ना। इन दोनों के बारे में देखना है तो सबसे पहले हम देखें टीके क्या होता है। तो टीके का पूरा नाम होता है ट्रेडिशनल नॉलेज, और जीआई का पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर टेक, यानी कि जीआई टेक अलग होता है और टीके अलग होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं टीके। टीके का पूरा नाम होता है ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि पारंपरिक ज्ञान पर। तो इसका पारंपरिक ज्ञान के अंदर हमको देखना है कि पारंपरिक ज्ञान के अंदर इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पारंपरिक ज्ञान यानी कि वैदिक काल से जो भी उसके पास में ज्ञान है, तो उस ज्ञान के आधार पर वो अगर नया आविष्कार करता है, नई खोज करता है, मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए अगर कोई भी चीज बनाता है, तो उसको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, उसको किस प्रकार से हम और बढ़ावा दे सकते हैं, किस तरह से उसे प्रमोट कर सकते हैं, तो वो सारा हमारा टीके के अंदर आ जाएगा, ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर आ जाएगा। इसको क्या क्या अधिकार दिए गए, जैसे हम उदाहरण की बात करें, वर्तमान में भारत के अंदर आयुर्वेद सबसे ज्यादा प्रचलन में है, ठीक है ना। तो आयुर्वेद के अंदर क्या है, तो आयुर्वेद के अंदर जो भी जड़ी बूटियां बनाई जाती है और उसके द्वारा जो भी रोगों का, दर्द का इनका निवारण किया जाता है, वो सदियों पुराने जो भी ज्ञान था, जो ऋषि मुनियों के पास में ज्ञान था, उन्हीं ज्ञान का उपयोग करके हम वर्तमान समय में लोगों को दर्द मुक्त का उनको इन्वायरमेंट दे रहे हैं, यानी कि उनको हम रोग और दर्द से उनको पीड़ा दूर कर रहे हैं। तो वो हमारे किसके अंदर आ जाएगा, ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर आ जाएगा। और ट्रेडिशनल नॉलेज की सहायता से हम और उनको किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, तो सारा हमको ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर देखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम जीआई टेक। जीआई टेक का अर्थ होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। इसका अर्थ ये होता है कि जब किसी भी चीज को जीआई टैग दिया जाता है, तो उसकी जो वैल्यू है वो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में स्वतः ही बढ़ जाती है। जैसे हम बात करें दार्जिलिंग की जो चाय है, उसे 2002 के अंदर जीआई टैग मिला था। तो जैसे उसको जीआई टैग दिया गया, उसकी जो पब्लिसिटी है वो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और उसकी लोगों के प्रति डिमांड थी वो भी बढ़ जाती है। तो जीआई टैग भी एक, हम कह सकते हैं, आईपीआर के अंदर एक महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी भी चीज को इंटरनेशनल लेवल या लोगों तक उसकी डिमांड को पहुंचाने के लिए, डिमांड उसकी बढ़ाने के लिए एक जीआई टैग हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा संसाधन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जीआई टैग होता है। इसके अतिरिक्त हमको देखना है पीपीवी एंड एफआर। इसके बाद पीपीवी एंड एफआर एक्ट, इसके बारे में देखना है। तो इसका पूरा नाम होता है प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट्स एक्ट। इसके बारे में हमको चर्चा करनी है कि जो ये एक्ट है, इसके तहत प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी यानी कि जो प्लांट प्रोटेक्शन पादप सुरक्षा किस्म, और उसी के साथ में फार्मर राइट्स यानी कि जो किसान, उसको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं इस अधिनियम के तहत, तो उसके बारे में भी हमको देखना है। तो ये हमारे किसके अंदर आता है, ये हमारे तीनों हम एक साथ देखेंगे। ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है, जीआई टैग क्या होता है, और पीपीवी एंड एफआर एक्ट क्या होता है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कुछ छोटी छोटी चीजें और बच जाती है हमारे, और एक हो जाएगा हमारे इसके अंदर, एक हो जाएगा हमारे ITPGRF, एक हो जाएगा, इसी को मैं यहीं पे लिखता हूं, ITPGRF। ये क्या होता है, तो ये भी जो ITPGRF है, ये हमारे प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट है, इसी के समान ये भी है। इसी के अंदर भी हमको देखना होगा कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं डेफिनेशन क्या होती है, साथ ही साथ में इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मेंशन की गई है, ताकि हम नई वैरायटी को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारा इसके अंदर आता है। बाकी जो भी मेजर जो आपके चैप्टर दे रखे हैं, उन सभी चैप्टर को मैंने एक एक करके समझाने की कोशिश की है कि हमें पूरे पाठ्यक्रम के अंदर ये सारी चीजें देखनी है। तो फटाफट से हम रिवीजन कर ले। तो सबसे पहले हमने देखा आईपीआर के बारे में, शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो देखा था। उसके बाद में हमें उसके अंदर कौन कौन से ट्रीटी देखनी है और कौन कौन से इंस्टीट्यूट देखने हैं, यानी कि व्यापार पर जो भी मॉनिटरिंग का काम करते हैं उसके बारे में देखा। उसके बाद में हमने देखा आईपीआर की हम किस प्रकार से सुरक्षा कर सकते हैं। तो 4 प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन से, तो पेटेंट ले सकते हैं, हम ट्रेड सीक्रेट कर सकते हैं, डिजाइन एक तरह से हम डिजाइन के द्वारा भी कर सकते हैं, और एक हो जाएगा हमारा ट्रेड सीक्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रेड सीक्रेट और हो जाएगा हमारा पेटेंट, ये इनके द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में हमने प्रमुख रूप से कुछ एक्ट देखे, जिसके अंदर हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो जाएगा, प्लांट प्रोटेक्शन एक्ट हो जाएगा हमारा, और एक हो जाएगा हमारा पेटेंट एक्ट हो जाएगा 1970 इंडिया के अंदर। और पेटेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, उसका पेटेंट किस प्रकार से लिया जाता है, उसका विरोध किस प्रकार से होता है, हमें क्या क्या फायदा मिलता है, क्या क्या फायदा नहीं मिलता है, कितने समय के लिए फायदा मिलता है, वो सारा जब हम पेटेंट के बारे में पढ़ेंगे तब हमारा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हमने जीआई टैग के बारे में देखा, ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में देखा। उसके बाद में हमने देखा प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट भारत के अंदर उसकी क्या क्या प्रावधान है, उन सभी के बारे में हमको विस्तार से चर्चा करनी। ये हमारे ओवरऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकार का सिलेबस है। उसके बाद में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले आईपीआर का अर्थ क्या होता है, इसको वन बाय वन हम इसको देखते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। उम्मीद आप सभी को सेशन समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया तो इसे अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।